कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आपको 2025 की टॉप रीड होनी चाहिए। तो मैंने कुछ किताबें सिलेक्ट की हैं जो मेरे हिसाब से 2025 में आपकी टॉप रीड होनी चाहिए। तो मैं वन बाय वन थोड़ा थोड़ा मुख्तसर उनके बारे में आपका खुलासा पेश करता जाता हूँ। आप इनके बारे में जानिए और देखिए राइटर्स ने इन किताबों में ऐसा क्या लिखा कि जिसकी वजह से लोग उनको आज भी पढ़ने पे मजबूर हैं। और जैसे जैसे आप इन किताबों को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका ज़हन खुलता चला जाता है और आप हैरान होते हैं कि ये क्या लोग थे, इनकी क्या सोच थी जो इन्होंने ऐसा लिख दिया। और ये किताबें जो हैं अपने ज़माने की मशहूर किताबें हैं और आज भी मशहूर हैं। और सिर्फ आपने करना ये है कि आपने इनको खोल के पढ़ना है और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किताबें क्या कह रही हैं। ऑल दो ये सफ़र थोड़ा स्लो होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको ग्रिप करते जाएंगे आपके ऊपर ये एक इंटरेस्ट का नया रास्ता खुलता जाएगा और आप खुद ब खुद इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। तो ये मैंने कुछ किताबें निकाल के रखी हैं। मैंने सोचा कि आपसे वन बाय वन इनका मैं जिक्र करता चलूं। तो सबसे पहली किताब जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये है प्लेटो की द रिपब्लिक। इसके बारे में मैं तफसील से प्रोग्राम्स कर चुका हूं। अगर आपको जो किताबें मैं रिकमेंड कर रहा हूं इनके बारे में अगर आप तफसील से जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको इनके ऊपर कंप्लीट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। अभी मैं सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देने आया था कि 2025 में आपको किन किताबों को रीड करना चाहिए। प्लेटो जो है ये जो रिपब्लिक ऑफ प्लेटो है ये प्लेटो ने लिखी है। प्लेटो को सारी दुनिया जानती है, बहुत बड़े फिलोसफर थे और ये कोई आम बंदा नहीं था। ये एरिस्टोक्रेट फैमिली में पैदा हुआ था, बड़ा मस्कुलर था। इसने नगर नगर घूम के इल्म जमा किया। फिर जब ये 40 साल का हुआ तो ये वापस एथेंस आया, किसी वजह से एथेंस छोड़ के चला गया था। फिर इसने एक किताब लिखी और ये इजिप्ट देख के आया और विल डुरॉन्ट कहता है ये इंडिया भी गया था। वहां से इसने जो कुछ सीखा, सिविलाइजेशंस को देखा, इसने फिर चाहा कि एथेंस के अंदर जो हालात खराब हैं किसी तरह उनको ठीक किया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है ऐसे लोग रूल करें जो या तो फिलोसफर्स हों या फिर फिलोसफर्स जो हैं रूलर्स हों। तो इसने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया उनके लिए, इसको इसने नाम दिया रिपब्लिक का। इसके अंदर किंग्स का पूरा ट्रेनिंग मैनुअल शामिल है कि किंग्स कैसे बनते हैं और कैसे लोगों को कैसे लोगों को हमारा रूलर्स होना चाहिए। इसमें जस्टिस क्या होता है, उसके अलावा रूल क्या होता है, एजुकेशन क्या हासिल करनी चाहिए, तमाम सिस्टम्स जो हैं इस किताब के अंदर मौजूद है। और आप ये देखें ये 2500 साल पहले उसने लिखी थी, कैसी ये अचंभे की बात है। और आप इसको पढ़ेंगे आप हैरान होंगे कि कैसे कैसे उसने वर्ड्स यूज किए हैं, कैसी कैसी एग्जांपल्स यूज करी हैं, कैसी कैसी एलेगरीज यूज की हैं। तो ये किताब जो है एक खासा है। साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि प्लेटो का जो उस्ताद था सोक्रेटिस, बेसिकली सोक्रेटिस को मुतारिफ प्लेटो ने अपनी बुक्स के जरिए कराया। सोक्रेटिस ने खुद तो कुछ नहीं लिखा था। तो आपने जितने भी डायलॉग्स हैं प्लेटो के उसमें सोक्रेटिस लोगों से बातचीत करता नजर आएगा। तो ये बुक आप जब पढ़ेंगे तो आपके ऊपर यूनानी फलसफे का सारा खुलेगा कि उन लोगों ने कैसे इतना अरसा रूल किया और कैसे उनकी किताबें जो हैं वेस्टर्न फिलोसफी की फाउंडेशन बनाने में कामयाब हुई। तो ये किताब आप जरूर पढ़िएगा प्लेटो की। उसके बाद आपको मैं ये किताब रिकमेंड करूंगा जॉस्टन गार्डर की, दिस इज सोफीज वर्ल्ड। ये किताब आप यूं समझ लीजिए कि ऐसे जैसे किसी 10 या 15 साल के बच्चे को जहन में रख के लिखी गई है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं आपको पता है, जैसे सोक्रेटस है, प्लेटो है। उसके अलावा ऐसे थिंकर्स गुजरे हैं जैसे रेने डेकार्ट है, स्पिनोजा है, कांट है। और इसी तरह आप चले जाएं ह्यूम है, जॉन लॉक है। और ये आगे जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि इसने किस तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर इस बुक को डिवाइड करके आपको फिलॉसफी, लिटरेचर और नॉलेज देने की कोशिश की है इंतहाई आसान अल्फाज में। क्योंकि जब आप फिलॉसफी पढ़ने जाएंगे, उनकी एथिक्स को पढ़ेंगे, उनके नॉलेज को पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबे मौजूआत होते हैं, वो खिंच जाते हैं। तो बंदा जो है ना उसके अंदर उलझ के रह जाता है। तो अगर आपने इस किताब को पढ़ना है तो आप इसको बहुत इजीली ग्रिप कर सकते हैं। इसके अंदर कांट की फिलॉसफी को भी बड़ा इजीली बयान किया गया है जो कि बहुत मुश्किल है। इसके अलावा इसमें डेकार्ट की फिलॉसफी को भी बड़ा बताया गया है तरीके से। प्री सोक्रेटिस जो फिलोसफर्स थे, जो नेचुरल फिलोसफर्स जिनको कहा जाता है, जो कि चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया करते थे, क्योंकि जब सोक्रेटिस आया, प्लेटो आया
उन्होंने इंसान और इंसान की थिंकिंग के ऊपर बात की। लेकिन जो नेचुरल फिलोसफर्स थे वो पहले नेचर की बात किया करते थे। तो ये किताब आप पढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, इसने ऐसे ही चलाया जैसे टाइम जो है चल रहा है, रेनेसॉ आ रहा है, इनलाइटनमेंट आ रही है, और जिस तरह क्लॉक टिक होती है उस तरह ये किताब चल रही है। तो ये आप पढ़िएगा, ये बड़ी जबरदस्त किताब है। तीसरी जो किताब मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये है फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस। इसमें बेसिकली मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम्स को बयान किया गया, स्ट्रगल को बयान किया गया है। और फ्रांस काफ्का ने ये एक सारा काम मेटामॉर्फोसिस के बुक के अंदर इस तरह पेश किया है कि एक आदमी जो है ग्रेगर सेम्सा, वो एक बहुत बड़े कॉकरोच में कन्वर्ट हो गए हैं और अचानक उनकी पूरी जिंदगी चेंज होकर रह गई है। वो अपने घर का एक ही कमाऊ पूत था, अब उनके घर वाले जो है उनकी तरफ से नजरें फेर चुके हैं। इसमें एक मॉडर्न मैन के प्रॉब्लम्स को बताया गया कि मॉडर्न मैन जब कमाता है तो वो सबकी आंखों का तारा होता है, लेकिन जब वो उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो सब लोग जो है उससे पीछे हो जाते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंसानों को आजकल के दौर में, फ्रांस काफ्का ने उसको इंतहाई खूबसूरती से बड़ा ट्विस्ट करके जो है ना उन सब चीज़ों को पेश किया गया है। और इसी चीज़ को काफ्का एस्क बोलते हैं, और ये एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी है। अगर आप एग्जिस्टेंशलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो काफ्का की बुक्स जरूर पढ़िएगा। और बेसिकली फ्रांस काफ्का जो है एक अच्छे घर में पैदा हुए थे, इनके वालिद चाहते थे ये भी एक बड़े आदमी बने, लेकिन ही चोज टू बिकम अ राइटर। राइटर भी बड़ा आदमी होता है, देख लेना आज 100-150 साल हो गए कैसे इनकी किताबें और अल्फाज जो है लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। इसका इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपको पहली दफा पढ़ने बैठेंगे तो जरा थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म वो आपको इनकी तहरीरों में नुमाया होता नजर आएगा। और उन चीजों को समझने के लिए काफ्का की ये किताब बहुत जबरदस्त है। उसके अलावा जो बुक मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप समझ सकते हैं, ये है बर्ट्रैंड रसल की। ठीक है, बर्ट्रैंड रसल की ये किताब है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। अगर आपने ये किताब पढ़नी शुरू कर दी एक दफा तो उसके बाद आप इसको छोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री, फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट्स, उसके अलावा जितनी मूवमेंट्स आई जैसे रेनेसॉ थी, एनलाइटनमेंट थी, चर्च और मॉडर्न मैन का जो मुकालमा है, और वो सोक्रेटस से लेके प्लेटो तक, प्लेटो से लेके डिकार्ट तक, स्पिनोजा तक। लेकिन इस किताब को पढ़ते वक्त आपको एहसास होगा कि ये इल्म का कितना बड़ा खजाना है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि बर्ट्रैंड रसल ने जो ये किताब लिखी है ये अपने तरीके से लिखी है, और जगह जगह उसने फिलोसफर्स को क्वेश्चंस भी किया है। लेकिन आप ये जरूर ज़हन में रखिएगा कि अगर आप उन फिलोसफर्स को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको उन फिलोसफर्स का काम पढ़ना चाहिए। अब बर्ट्रैंड रसल आपको बता देगा कि उनका वर्क ये था, लेकिन साथ ही कोई ऐसी एक ट्विस्ट दे देगा कि आपको एक तरह से वो क्रिटिसिज्म की तरफ ले जाएगा। तो आप बजाय इसके कि डायरेक्ट एकदम से क्रिटिसिज्म की तरफ जाएं, आप पहले उन फिलोसफर्स को समझने की कोशिश करें। बहरहाल ये किताब जो है इल्म का खजाना है जी, और इसको 3 फेजेस में ड्राइव किया गया है। पहला फेज एंशिएंट टाइम्स है, उसके बाद फिर आगे मिडिल पीरियड आ जाता है, उसके बाद लास्ट पीरियड आ जाता है। मेरे अपने जो कई प्रोग्राम्स हैं उसमें मैंने बर्ट्रैंड रसल की किताबों का जगह जगह हवाला यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रायल ऑफ सोक्रेटस के ऊपर जब प्रोग्राम किया था तो बर्ट्रैंड रसल की किताब से मैंने बहुत सारा मवाद लिया था, ऑल्दो मैंने सोक्रेटस की बुक से अलहदा भी लिया था। प्लेटो का जो मुकालमा था उसको भी मैंने स्टडी किया था, तब जाके मुझे ये चीज़ समझ आई थी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो एक दफ़ा आप ध्यान बना लें माइंड अपना कि आपने इसको पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर इसको लेके चलते रहें। और यकीन कीजिए कि ये हिस्ट्री, लिटरेचर और नॉलेज का बहुत बड़ा खजाना है ये बुक। और ये है, इसका नाम मैं दोबारा बता देता हूँ, दिस इज बर्ट्रैंड रसल हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। तो मेरी जो चौथी टॉप पिक थी 2025 के लिए वो ये बुक थी। इसके बाद मैं आपको एक ऐसे फिलोसफर के बारे में बताना चाहता हूं कि जिसने प्लेटो, सोक्रेटस, कांट, हिगल, स्पिनोजा सबको हिला के रख दिया। क्योंकि वो लोग बात करते थे ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड की, वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते थे, वो जोड़ते थे चीजों को मेटाफिजिकल से और हर चीज को क्वेश्चन करते थे, डुअलिज्म के ऊपर बात करते थे। लेकिन ये जो फिलोसोफर है ये कहता था इंसान के अंदर है बहुत कुछ, अगर वो अपने आप को जमीन से जोड़े, उसकी बात करे और अपने आप को खोजे तो वो एक कॉमन मैन से ऊपर वाले आदमी तक कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा उसने स्ट्रगल के ऊपर बात की, उसके अलावा उसने बात की सफरिंग के ऊपर बात की। बेसिकली एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी इसने बड़े अच्छे तरीके से पेश की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रेडरिक नीचा की बुक द स्पोक ज़राथुस्त्रा।
ज़राथुस्ट्रा जो है ये बेसिकली एंशंट ईरान के एंशंट पर्शिया के एक प्रॉफिट थे जिन्होंने लिखा था बिटवीन गुड एंड इवल। उसको फ्रेडरिक नीचा बियॉन्ड गुड एंड इवल तक ले गए। उन्होंने बताया कि ये जो दुनिया है और ये जो लोग हैं इसमें दो क्लासेस हैं, एक स्लेव मोरालिटी है, एक मास्टर मोरालिटी होती है। मास्टर मोरालिटी को ये ग्रेको रोमन वर्ल्ड से लेके आए थे कि वहां पे किस तरह किंग्स पैदा होते थे। इसीलिए आपको ग्रीक पूरा लिटरेचर समझना पड़ेगा अगर आप फ्रेडरिक नीचा को समझना चाहते हैं, वरना फ्रेडरिक नीचा आपको इतने आराम से समझ नहीं आएगा। उसके अलावा ये बात भी तय है कि फ्रेडरिक नीचा ने ये पूरी किताब जो है बड़ी बिब्लिकल थीम में लिखी है। जगह जगह इसमें पोइट्री है क्योंकि पोइट्री का एक फ्लो है, इन्होंने उसी के अंदर बताया है। और ये बेसिकली मुखातिब है अपने ऊबर मंच से। ऊबर मंच जो है एक आम आदमी की निस्बत एक डिफरेंट आदमी है जो कि थोड़ा सा सुपरमैन टाइप है, लेकिन ऊबर मंच का तर्जमा कभी भी सुपरमैन नहीं हो सकता। इट इज अबव मैन, बियॉन्ड मैन या ओवर मैन। फ्रेडरिक नीचा के ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्रिटिसिज्म इसको अगर आप थॉरोली इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन क्या है और फ्रेडरिक नीचा उसको कैसे कन्वर्ट करना चाह रहा है। क्योंकि फ्रेडरिक नीचा एक आम आदमी को थोड़ा सा अप देखना चाहता था। जैसे आप किसी रेस को विन करना चाहते हैं, किसी चैंपियनशिप को विन करना चाहते हैं, तो वो ये कहता है कि ये जो स्लेव मोरालिटी होती है ना, ये आपको ड्रैग डाउन करती है, जबकि जो मास्टर मोरालिटी है उसको अपने आप को अबव करना है। क्योंकि ये जो स्लेव मोरालिटी है ये हर वक्त आपको जो है ना ड्रैग डाउन करेगी, उसमें ले जाएगी आपको कि आप थोड़ा सा काइंड हो, थोड़ा सा ये हो, थोड़ा सा उस तरह हो। लेकिन जो मास्टर मोरालिटी है वो अबव एंड ऑल होती है। वो अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए जद्दोजहद करती है, स्ट्रगल करती है, सुपरमैन बनाने की कोशिश करती है। तो बेसिकली फ्रेडरिक नीचा का मकसद ये था कि वो आदमी का कॉन्सेप्ट एक ऐसे गिरे हुए माशरे में तश्कील देना चाह रहा था जो थोड़ा सा डाउन हुआ हुआ था। तो कभी आप अगर डाउन फील कर रहे हो, फ्रेडरिक नीचा की किताबें पढ़ेंगे तो इसके अंदर बड़ी बड़ी कोटेशंस हैं। अभी मैंने इसके ऊपर बड़े सारे प्रोग्राम्स भी करने हैं, लेकिन मैं बतदरीज करता जा रहा हूँ और ये इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा। तो ये मेरी टॉप 5 पिक्स थी 2025 के लिए। ये आपके लिए बड़ी अच्छी रीडिंग साबित होगी। आप एक दफ़ा इन किताबों को पढ़ के देखें और आप ये देखेंगे कि आपको ये सब कुछ नेट के थ्रू पता लग रहा है। तो नेट जो है हमारे लिए बड़ा बेनिफिट का बायस भी बनता है, क्योंकि हमें यहाँ से नॉलेज भी मिलता है, विजडम भी मिलती है। तो आप इन किताबों को पढ़िए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका जहन कितना वसी होता है। आपका मुताला जूं जूं बढ़ता चला जाएगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आपको विजडम की नए रास्ते मिलेंगे और वो आपकी क्रिएटिविटी में पहले से ज़्यादा इजाफा करेगा। तो आज का प्रोग्राम यहीं तक है। ये एक मुख्तसरन सा मैंने आपको इनका तारुफ दिया। ये किताबें इस तारुफ से कहीं बड़ी हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरा